मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। इंडिया का हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री मैक्रो लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे जब जब स्टडी होगा, 1991 इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लॉन्च किया था। इसके जो मेन किरदार कौन थे, आईएमएफ से अपने को कर्जा चाहिए था, और इसका मेन क्रेडिट दिया जाता है किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के फिनेंस मिनिस्टर, और नरसिम्हा राव उस समय के प्राइम मिनिस्टर, इनको दिया जाता है। तो ये जो पॉलिसी बनाया गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। ये इंडिया ही नहीं, एप्पल कंपनी भी एक समय ऐसा था, उनके पास सिर्फ 3 महीना बचा था, नहीं तो बंद होने वाली थी। स्टीव जॉब्स वापस आया और उसने एप्पल कंपनी को बचा लिया था। ऐसे बहुत सारे कंपनीज, कंट्रीज है जो बच गए, लास्ट मोमेंट में आकर दे बाउंस्ड बैक। तो इंडिया ने आईएमएफ को अप्रोच किया। आईएमएफ ने बोला तुम्हारे जो कायदे बहुत सख्त है, तुम बाहर के कंपनीज को आने देते नहीं हो, तुम्हारे अंदर के कायदे एकदम स्ट्रिक्ट है, थोड़ा लिबरलाइज करो। सो इन सब को देखते हुए, क्योंकि हमको कर्जा चाहिए था आईएमएफ से, फॉरेन एक्सचेंज का लोन, हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया 24 जुलाई 1991 को। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू द एरिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वेयर द वर्ल्ड इज वन मार्केट, where there is free flow of goods and services from one country to the other। मुझे बहुत फायदा हुआ इसका। बुक्स मुझे कुछ चाहिए थे, ऐसे भी कुछ वर्ल्ड के, मैं बात कर रहा हूँ 5-10 साल पहले, एटलीस्ट 5 years बैक, कुछ ऐसे बुक्स थे। मेरे को एक एक 20 पेज की बुक, U2 नाम की एक बुक 20 पेज की, इंडिया में बिकता नहीं क्योंकि उनको पता है लोग जेरोक्स कर लेंगे। वो 1000 रुपए की बुक, वो अमेरिका से, मैंने यहां से अमेजन से ऑर्डर किया, अमेरिका से ही 1 महीना लगा। नाउ उस समय जब अमेजन नहीं था और तुमको अमेरिका से चाहिए था और इंडियन पेमेंट करना था, तो एक वेबसाइट था कॉल्ड एज 20 नॉर्थ। 20 नॉर्थ से तुम अमेरिका से लीगली अमेजन से खरीद सकते थे इन इंडियन करेंसी। तो आज 20 नॉर्थ कोई जानता नहीं है, सब अमेजन को जानते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में आज तुम वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी वस्तु मंगा सकते हो। चाइना से अलीबाबा, गवर्नमेंट ने आई थिंक अलीबाबा को बैन किया होगा इंडिया में। उसका एक था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ऐप जिसको बैन किया। कौन सा था वो ऐप? हाँ, एक ऐप था, लोग बहुत खरीद रहे थे, सेम अमेजन का, बट चाइना से आ रहा था। गवर्नमेंट ने उसको उड़ा दिया, बैन कर दिया। अभी कल परसों ही लोन के कुछ 125-150 और ऐप गवर्नमेंट ने बैन किए चाइना के। उसके बहुत सारे मीनिंग है, अभी मैं बताऊंगा, जिसके हिडन एजेंडास बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल वो डिसीजन था। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? 1991 सबसे पहले मुझे याद है, फॉरेन के कंपनीज इंडिया में नहीं थे। फोर्ड आ गया 1996, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर, जॉब्स मिला। मर्सिडीज बेंज, ह्यूंडई, उस समय डेऊ करके कंपनी थी जिसको बाद में जनरल मोटर्स ने खरीद लिया। ये फर्स्ट फ्यू कंपनीज थे जो इंडिया में आए, और इन लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया विद फॉरेन टेक्नोलॉजी। इंडियन कंपनीज थे तो इंडियन टेक्नोलॉजी था पुराना, ये लोग आए अमेरिकन, कोरियन, जापानीज टेक्नोलॉजी लेकर। तो नाउ तुम कोई भी वस्तु बाहर से लाने के बजाय इंडिया में प्रोडक्शन शुरू हुआ। अमेजन अभी भी लॉन्च नहीं हुआ था, क्योंकि इंटरनेट इंडिया में 96 के बाद आया। 99 में मुझे याद है पहला ईमेल मैंने अकाउंट ओपन किया। टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 1991 के ठीक पहले अपना इन्फ्लेशन रेट was 16.7%। ये क्या होता है मैं बताता हूं। जो पाकिस्तान का आज का सिचुएशन है ना, प्याज 320 रुपया किलो, आटा 150 रुपया किलो, कितना लोग है? 320 रुपया। अच्छा, इंडिया में मैं तुमको बताता हूं, इट वेंट टू, उस समय 60, 80, 100 तक जा रहा था प्याज। मिसल पाव खाने जाओगे, तुम प्याज मांगते हो एक्स्ट्रा, वो बोलता था कुछ भी मांगो, प्याज मत मांगो। और
कुछ होटल्स ने प्याज चाहिए ना, 5 रुपीज पे करो कटे हुए प्याज का, दे यूज्ड टू चार्ज फॉर द ऑनियंस, इतना महंगा हो गया था और लोग नाराज हो जाते थे, मिसल पाव विदाउट प्याज मजा नहीं आवे ना। ये देश का हालत हो रहा था, महंगाई। अच्छा, महंगाई का एक बड़ा कारण मैं बताता हूँ। डॉलर का जो रेट है जब बढ़ता है, ठीक है, वो मुझे बिल करता है $100, 70 रुपया, तो मैं कितना पे करूंगा? 7,000, 7,000। बट डॉलर का रेट 80 हो गया तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? महंगा हो गया ना गुड्स। इंपोर्ट किया था 7 का 8 हो गया, अब महंगा हो गया तो मुझे गुड्स का दाम महंगा करना पड़ेगा। यही इन्फ्लेशन का बड़ा कारण होता है। और इंटरनल भी शॉर्टेज, बारिश, बहुत सारे कारण है। तो इन्फ्लेशन 16% चल रहा था, 16% में तो गरीब लोग की हालत खराब हो जावे। और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्फ्लेशन 5-7% के आसपास ही, मतलब वो नॉर्मल स्लाइट इन्फ्लेशन चाहिए, 1-2-3% तक चाहिए, ये गवर्नमेंट ने कंट्रोल तो किया है, ठीक है। फिर थर्ड, टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपको कंसेप्ट बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्या होता है। मैं लाइव इंडिया का ही केस बताता हूं, चलो तुमको। इंडिया का इंपोर्ट बिल, ठीक है, जब इंडिया इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है, दो चीजें हैं, डू यू एग्री? इंडिया का एक्सपोर्ट है साल का, ये मैं 21 आई थिंक 22 का डेटा दे रहा हूं, 40 लाख करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा रकम दिख रहा है। लेकिन हमारा इंपोर्ट है 60 लाख करोड़। अभी 40 लाख करोड़ डॉलर में इंडिया में आएगा, डू यू एग्री? बट 60 लाख करोड़ देना पड़ेगा। सो हमारा स्थिति क्या है बताओ? हम -20 लाख करोड़ में है। मैं साल की बात कर रहा हूं। कितना? -20। ये इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन डू यू एग्री, कुछ टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, कुछ टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट बाहर जाते हैं, बाहर के लोग इंडिया में पैसा भेजते हैं। तुम आगे लंदन में पढ़ाई करने जाओगे, 30-35 लाख, मेरे 2 स्टूडेंट गए हुए, उनको लंदन में तुमको यूरोपियन करेंसी में देना पड़ेगा, यूरो या पाउंड जो भी है। आया समझ में? इंडिया से पैसा जा रहा है। सो इन इन टोटलिटी में जो भी पैसा इंडिया में आ रहा है और जो भी पैसा इंडिया में जा रहा है, ठीक है, इसका डिफरेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो प्लस होगा या माइनस होगा। सिंस इंडिया का इंपोर्ट्स कम है या इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रहता है। डू यू एग्री? पिछले 20 से 30 साल में सिर्फ हर क्वार्टर में मेजर होता है, 3-3 महीने में। ऐसे पिछले 40-50 क्वार्टर में अपना 2 या 3 बार ही पॉजिटिव हुआ है। हमारा नेगेटिव क्यों रहता है? उसका कारण कोई बता सकता है? ऑयल बिल। क्रूड ऑयल का बिल कितना है अपना? 9 लाख करोड़। समझ में आ रहा है? 9 लाख करोड़ का तो मेन अपना क्रूड ऑयल का खर्चा। और गोल्ड लोग पागलों की तरह इंपोर्ट करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट अपना गोल्ड है। इसके वजह से, इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगातार बढ़ा रहा है। 7.5 था, फिर 12.5 कर दिया, और अभी तो शायद बजट में और बढ़ा के 15 के आसपास चेक करना पड़ेगा। बट कम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि गोल्ड से आउटपुट क्या आता है, लोग घर पे रख देते गोल्ड, ठीक है। सो डिसइक्विलिब्रियम जो था इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट को रोकना, नहीं तो अपने देश से ब्लीड होगा ना, 20-20 लाख करोड़ बाहर जाएगा तो अपना देश कंगाल हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, तो उसको रोकना जरूरी था। टू एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ढीला डाला था, क्योंकि बाहर के कंपनीज आते नहीं थे, इंडियन कंपनीज इंडिया में ही बेचते थे। तो कैसे बढ़ाओगे? तुम इंडियन कंपनीज को, स्कूटर को भी एक हद तक ही बजाज को बनाने दे रहे हो, स्टील कंपनीज को भी बोल रहे हो इतना ही टन बनाओ, इससे ज्यादा नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाहिए था। टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अभी एक और डेटा मैं तुमको दे रहा हूं। अपना इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है, कोई आइडिया किसी को? कोई आइडिया? अपने पास फॉरेन एक्सचेंज, ये बदलते रहता है, अपने पास लास्ट जो मुझे आंकड़ा पता है, इट वाज 40 लाख करोड़। और अपन वर्ल्ड नंबर 5 है
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, और हमने जापान से एक एग्रीमेंट किया है कि हमारा अब जैसे पाकिस्तान का लगभग खत्म हो गया है, अपने पास कितना है 40 लाख करोड़ ना, पाकिस्तान के पास कितना है 40,000 करोड़। पाकिस्तान से 100 गुना फॉरेन एक्सचेंज अपने पास है, 100 टाइम्स। ठीक है, सो 40,000 करोड़ का कितना है इधर, 40,000 करोड़, इधर कितना है अपने पास 40 लाख करोड़। अब मैं तुमको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, यहाँ पे हमारा इंपोर्ट कितना है बताओ, 60 लाख करोड़। ठीक है, यदि हमारा एक्सपोर्ट पूरे तरीके से बंद हो जाए तभी भी हम करीबन 8 महीना जितना, 8 से 10 महीना हम टिक सकते हैं पूरे इंपोर्ट पे। समझ में आ रहा है? वैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्सपोर्ट यदि नहीं रहा तो हमको कितना, ये -20 लाख करोड़ है ना, एक्सपोर्ट 40 लाख करोड़ है, इंपोर्ट 60 लाख करोड़ है, तो ये -20 हुआ ना, तो ये -20, ये साल की बात कर रहा हूं, ये यहां से फिर कम हो जाता है। कहां से? ये जो आंकड़ा है ना अपने पास, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें से कम हो। तो जो इस साल -20 लाख करोड़ था, ये यहां से फिर कम हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट को ये बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है तो डॉलर का भी रेट बढ़ता है, 81 82 हो गया है, ये कारण है। ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाना पड़ेगा। उस समय तो अपने पास 2-3 हफ्ते का बचा था, आज करीबन 1 साल तक अपन टिक सकते हैं सिर्फ इंपोर्ट्स में। ठीक है, और आई थिंक वी आर डूइंग फाइन, वर्ल्ड नंबर 5 है इन टर्म्स ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो बहुत अच्छा आंकड़ा है। टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू reduce fiscal deficit, शॉर्ट में बताऊंगा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। अभी सीधा हिसाब है, गवर्नमेंट का बजट कितने का है बताओ, 45, वो नेशनल इनकम है, 268 लाख करोड़ जिसने भी बोला है, दैट इज आवर नेशनल इनकम। बजट 45 लाख करोड़ का है। ठीक है, फर्क समझो, 268 लाख करोड़ इज द नेशनल इनकम, और उसमें से डिवाइड बाय पॉपुलेशन करोगे तो 1,97,000 ये आएगा पर कैपिटा इनकम। 45 लाख करोड़ का बजट है। ठीक है, सपोजिटली बजट पे दो चीज, ये तुमको 12th में चैप्टर है, बजट में दो चीज रहेगा, गवर्नमेंट का आमदनी जिसको रेवेन्यू बोलेंगे, और गवर्नमेंट का खर्चा। सपोजिटली गवर्नमेंट का खर्चा है 45 लाख करोड़, आमदनी है 35 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ क्या है, कम पड़ रहा है ना गवर्नमेंट को, दैट इज अ डेफिसिट। ये सब 12th में और डिटेल में, मैं सिर्फ शॉर्ट पे बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को हर साल डेफिसिट रहता है, खर्चा ज्यादा। अच्छा, सरप्लस रहा तो क्या, तुम बोलोगे अच्छी बात है, लेकिन लोग चिल्लाएंगे आप देश हित के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे। इसलिए जानबूझकर हर गवर्नमेंट वर्ल्ड का खर्चा 100 रुपए दिखाएगा, आमदनी 98, 95, 90 दिखाएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हम खर्चा ज्यादा कर रहे देश के लिए। ठीक है ना, ये हर गवर्नमेंट करता है, पॉलिटिक्स तो रहता है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स साथ साथ ही चलते हैं, तुम दोनों को अलग नहीं कर सकते। हर पॉलिटिकल फैसला या हर इकोनॉमिक्स फैसला में पॉलिटिक्स तुमको मिलेगा मैक्रो लेवल। टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, अभी इसमें हमारे ट्रीटी रहते हैं, अगेन ये बहुत डीप सिलेबस है बट शॉर्ट में बताऊंगा। हो सकता है हम दो देश के साथ एग्रीमेंट करें कि आपके हर एक गुड्स को हम 10% टैक्स लगाएंगे, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें बायलैटरल ट्रीटी होता है दो देश के साथ, मल्टीलैटरल ट्रीटी होता है बहुत सारे देश के साथ, जहां पे तुम बोलते ना गुड्स आने दोगे और जाने दोगे, रोकोगे नहीं, लेकिन इमरजेंसी केस में गवर्नमेंट रोक सकता है। यदि देश का नुकसान हो रहा है तो देश इंपोर्ट रोक सकता है। जैसे टायर, चाइना वाले सस्ते में टायर बेच रहे थे ना, तो गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकता है। अच्छा, अमेरिका ने ट्राई किया, अमेरिका ने चाइनीज के कपड़ों पे टैक्स कम कर दिया, 2-3 महीने में पूरा अमेरिका में चाइना के कपड़े आ गए, फिर रोक लगा दिया अमेरिका। आया समझ में? तो ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स तुमको करना ही होगा, क्योंकि इंडिया इज अ सिग्नेटरी मेंबर ऑफ द WTO। ठीक है, WTO क्या है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका भारत सिग्नेटरी है, तुम ऐसे किसी का रोक नहीं सकते, लेकिन जेन्युइन देश को प्रोटेक्शन करना हो
तो तुम रोक सकते हो। अगेन इस पे चर्चा बिकॉज WTO सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड तभी बढ़ता है जब आसानी से गुड्स आए, आसानी से गुड्स जाए। हाँ, कुछ चीजों में गवर्नमेंट रोक लगाता है, दारू, कार, सिगरेट, ये सब आसानी से नहीं आता। टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अंबानी, अडानीज, बिरलास, महिंद्रास, सिंगानियास तभी तो बनते हैं, तुम उनको मौका तो दो। इंश्योरेंस में सिर्फ एक था, LIC। एरोप्लेन में सिर्फ एक था, एयर इंडिया। टेलीफोन में सिर्फ दो थे, दो भी नहीं, तीन, BSNL, MTNL, BSNL। आज उनका नामो निशान लगभग नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को तो वो लोग बराबर संभाल लेंगे, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट, गवर्नमेंट ने देश चलाना चाहिए, कंपनीज, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो ये क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991।